हाँ जी बेटा, आज लेसन 2.5 हम डिस्कस करेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। किस किस के बारे में डिस्कस किया है? सोल ट्रेड क्या है, पार्टनरशिप क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ठीक है। ये सारे जो फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन के हम पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब तक हमने डिस्कस क्या किया उसमें कुछ लिमिटेड मेंबर यही सब थे, ठीक है। और कैपिटल का भी काफी अभाव था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बहुत से लिमिटेशन थे। लेकिन अब मान लीजिए व्यवसाय को लार्ज लेवल पर आपको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा एक फॉर्म आ गया? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया, ठीक है। शुरू में बहुत छोटे लेवल पर व्यवसाय चलता था, जैसे सोल ट्रेड के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने देखा कि लोग एक साथ मिलकर व्यवसाय करते थे, एक ही बिजनेस में लगे होते थे सारी फैमिली मेंबर, जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ा। फिर हमने उससे थोड़ा सा और ऊपर लेवल पर पढ़ा, यानी बिजनेस का थोड़ा सा और विस्तार हुआ। फिर पार्टनरशिप अस्तित्व में आई, ठीक है। तो पार्टनरशिप में हमने देखा कुछ व्यक्ति आपस में जॉइंट हैंड करते हैं और आपस में अपनी मनी का कंट्रीब्यूशन करके फिर क्या करते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यवसाय का स्केल है वो बढ़ जाता था। धीरे धीरे इसी की कुछ लिमिटेशन उत्पन्न होने लगी पार्टनरशिप की, कि कहीं ना कहीं लिमिटेड रिसोर्सेज और लार्ज लेवल पर कहीं ना कहीं इसको बढ़ाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मेंबर ज्यादा तो होते नहीं थे, ठीक है। इसलिए उस कमी को दूर करने के लिए कौन अस्तित्व में आया? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मेन तो किसकी लिमिटेशन को फुलफिल करता है? पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप की जो भी लिमिटेशन थी, यानी जो भी डिफिकल्टी उत्पन्न हो रही थी पार्टनरशिप में, उस डिफिकल्टी को कौन दूर करता है? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन करता है? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक पार्टनरशिप में हमने ये भी देखा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी एक हमने लिमिटेशन पढ़ी थी, ये मेन पॉइंट है जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या आई है? अस्तित्व में आई है। तो सबसे पहले तो एक तो किसके कारण अस्तित्व में आई कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड थे, ठीक है। लार्ज लेवल पर अगर चलाना है तो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं लिमिटेशन उसकी उत्पन्न हो गई, वो नहीं फुलफिल कर पा रहा था लार्ज स्केल पर, वही कंपनी ने इसको फुलफिल किया। फिर हमने देखा कि अगर पार्टनरशिप में मान लीजिए दो ही मेंबर है और एक मेंबर की मृत्यु हो गई है, तो पार्टनरशिप वहां ऑटोमेटिक क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी आएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाता है, यानी मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन से क्या है? दूर का रिलेशन हो जाता है। दूर का रिलेशन मतलब मेंबर आए जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, इसका कंपनी पर प्रभाव नहीं पड़ता, मीन्स कंपनी का अस्तित्व चलता रहता है। तो मेन ये दो पॉइंट थे, ठीक है। दो से ये तीन पॉइंट जिसके कारण कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आई। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज, इसकी डिफिकल्टी को पूरा करने के लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आई। और एक मेन महत्वपूर्ण पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। पार्टनरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहे। ये डिफिकल्टी उत्पन्न होती थी कि कैसे लंबे समय तक चलता रहे, इसको दूर करने के लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आई। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखिए, देखो बेटा, मेंबर में काम मेंबर्स में गो बट दी कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है। मेंबर आए या जाए लेकिन कंपनी का अस्तित्व क्या होता है? चलता रहता है। लेकिन ये हमने पार्टनरशिप में नहीं पढ़ा, क्योंकि पार्टनरशिप में नहीं था। वहां पर मेंबर की संख्या जैसे ही कम हो गई, दो से एक पर आ गया मेंबर, एक चला गया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती थी? पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी। इसी लिमिटेशन को दूर किया कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये मेन लिमिटेशन थी जिसके कारण कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आई। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। It has rightly been observed that the old order changed its place in new। हमें पता है कि जैस पुराने को छोड़कर कुछ ना कुछ नया अस्तित्व में आता ही रहता है। पुरानी जगह कहीं हम देखते हो कि कुछ ना कोई डिफिकल्टी उत्पन्न हो रही है, उसको डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए कुछ नयापन अस्तित्व में आता ही रहता है, ठीक है। In fact, change in law of nature and every change in existing order invariable attract toward the advancement of society. Human mind is restless and always strive for betterment in every field of activity, ठीक है। इन सभी बिजनेस को कौन चलाता है?
ह्यूमन चलाता है और ह्यूमन क्या है, रेस्टलेस है और हर एक एक्टिविटी में वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बेटर करने की कोशिश करता है। इसी बेटर करने की कोशिश में कौन सा अस्तित्व आया, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द सोल ट्रेड। पार्टनरशिप के बारे में हमने पढ़ा, पार्टनरशिप किस लिए आया था, ताकि किसकी वीकनेस को दूर कर सके, वो सोल ट्रेड की वीकनेस को दूर कर सके। ठीक है, न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाज बोर्न इन द फॉर्म ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही इन सभी पार्टनरशिप की डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, लिमिटेशन को यानी वीकनेस को दूर करने के लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किस में आई, अस्तित्व में आई, ड्रॉबैक ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप की ड्रॉबैक यानी जो लिमिटेशन है उसको दूर करने के लिए। Both the sole trade and partnership business suffer from the defect of shortage of capital। बेटा ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। Both the sole trade, चाहे सोल ट्रेड हो चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, कहीं ना कहीं उनमें शॉर्टेज रहती थी कैपिटल की। सोल ट्रेड में तो बहुत ज्यादा रहती थी, एक व्यक्ति कितनी कैपिटल ला सकता है। पार्टनरशिप में फिर भी अगर कंपनी के कंपैरिजन में देखें हम तो शॉर्टेज ही थी, आई लार्ज स्केल पर तो चलना डिफिकल्ट ही था। और मेन अनलिमिटेड क्या बनी रहती थी, लायबिलिटी बनी रहती थी। यहां कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी आएगी, ठीक है, लायबिलिटी यहां क्या आएगी, लिमिटेड। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटी। मैनेजरियल कैपेबिलिटी का क्या था, अभाव था। ठीक है, मैनेजमेंट को एडजस्ट करना काफी डिफिकल्ट हो पाता था। और हम देखते थे पार्टनरशिप में मैनेजमेंट का कार्य वो खुद ही संभाल रहे हैं, हायर भी नहीं करते थे कोई मैनेजर। ठीक है, वो भी हायर करते समय सोचते थे, लेकिन यहाँ तो हायर किए जाते हैं। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो थी नहीं, 2 से 1 पर आ गया, पार्टनरशिप खत्म। सोल ट्रेड में व्यक्ति ही मर गया, उसका बिजनेस ही खत्म हो गया। Which happened to be harder in big size business, जिसके कारण एक बड़े स्तर पर जो बिजनेस चलता है वो डिफिकल्ट हो जाता था। It need for the company came to be felt to overcome these limitation। इस प्रकार से लिमिटेशन को किसने ओवरकम किया, किसने दूर किया, कंपनी ने। किसने दूर किया, कंपनी में। The capital of company is divided, आगे आप देखिए, कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। अब कंपनी की जो कैपिटल होती है into share of small amount as result of which every rich and poor has capacity to buy them। ये लाइन देखो बेटा, अच्छे से पढ़िए। the capital of the company, ठीक है, कंपनी की जो कैपिटल होती है डिवाइड होती है छोटे छोटे शेयर्स में। किस में डिवाइड होती है बेटा, शेयर्स में। ये वर्ड अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, शेयर्स क्या है। एक्चुअली कंपनी के लिए यूज होता है। शेयर्स क्या होती है, कंपनी की पूंजी छोटे छोटे पार्ट्स में बटी होती है, यानी कंपनी को मनी चाहिए होती है। ठीक है, कंपनी को मनी चाहिए तो वो क्या करती है, मनी प्राप्त करने के लिए शेयर्स बनवाती है। क्या करती है, वो शेयर्स बनाती है। ये एक पेपर फॉर्मेलिटी ही होती है। ठीक है, यानी मान लीजिए कंपनी को 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करती है, 1 करोड़ की शेयर्स बनाती है। क्या बनवाती है, शेयर्स। एक शेयर्स की वैल्यू बेटा 10 भी हो सकती है। ठीक है, एक शेयर्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो इस हिसाब से वो क्या बनवाती है, शेयर्स बनाती है। ठीक है, फिर जिस भी व्यक्ति को अगर मनी इन्वेस्ट करना है किसमें, कंपनी में, तो वो क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं। क्या करते हैं, वो शेयर्स को खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, 10 रुपए का क्या है, एक शेयर है। ठीक है, मान लीजिए उसने 100 शेयर खरीद लिए। कितने शेयर खरीद लिए, 100 शेयर खरीद लिए। तो कंपनी को उसने कितने रुपए दे दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 रुपए का एक शेयर था, उसने 100 शेयर लिए हैं और 10 का एक था, यानी उसने कितने रुपए दे दी कंपनी को, 1000। तो बेटा इतने छोटे इन्वेस्टमेंट से भी कंपनी में आप क्या कर सकते हो, ओनरशिप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, इन शेयर्स को खरीद सकता है और उसको एक ओनरशिप मिल जाती है कंपनी में। इन सब के बारे में अभी हम डीप स्टडी करेंगे। यहाँ फिलहाल आप इतना ही समझिए शेयर्स होते क्या हैं। तो शेयर्स का मतलब कि कंपनी है, कंपनी को मनी चाहिए। अब मनी प्राप्त करने के लिए वो क्या करती है कि कुछ शेयर्स बनवा लेती है। ठीक है, एक वो पेपर फॉर्मेलिटीज होती है। ठीक है, शेयर्स बन जाते हैं। फिर शेयर्स को क्या करती है, बेचती है। किसको बेचती है, व्यक्तियों को। इन विच एवरी रिच एंड पुअर हैज द कैपेसिटी टू बाय देम। ठीक है, शेयर्स को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, रिच पर्सन भी खरीद सकता है और पुअर भी खरीद सकता है। अभी देखिए मैंने बताया था एक शेयर जनरली 10 रुपए का तो होता ही होता है। ठीक है, 10 का भी होता है, 100 का भी होता है, 50 का भी होता है। तो जैसे मान लीजिए 10 रुपए के कोई शेयर बिक रहे हैं तो किसी व्यक्ति को 100 शेयर खरीदते हैं, 1000 रुपए वो दे सकते। तो 1000 कोई ज्यादा बड़े तो नहीं है रकम। तो इसमें यानी गरीब व्यक्ति भी आराम से क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है।
और यही डिफिकल्टी बाकी सारे जो हमने बिजनेस था उसमें देखी थी। वहां तो कोई छोटे से अमाउंट से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको एक ओनरशिप मिल जाती है। शेयर्स खरीदने का मतलब कि व्यक्ति की एक ओनरशिप बन गई है कंपनी में, वो शेयर होल्डर कहलाया जाएगा। जो शेयर खरीदता है व्यक्ति वो क्या कहलाए जाते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या कहलाए जाते हैं, कंपनी के ओनर कहलाए जाते हैं। इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप यहाँ पर देखिए कि शेयर्स क्या है। मीन्स कंपनी की जो कैपिटल है डिवाइड होती है छोटे छोटे अमाउंट में, ठीक है। उस अमाउंट को हम कहते हैं, यानी वो शेयर्स है, शेयर्स में डिवाइड होती है। शेयर्स जिनको हम व्यक्तियों को देते हैं, और वो कोई भी खरीद सकता है, रिच पर्सन भी और पुअर भी खरीद सकता है जिसके पास कैपेसिटी है। The attraction of limited liability also draw people toward company. Attraction of the limited liability main, यहाँ टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेन जो लाइन आप ये पॉइंट है इसको जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं व्यक्ति, क्योंकि यहाँ लिमिटेड क्या है, लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी हम बहुत टाइम डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या है, पार्टनरशिप में देखा हमने कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लिमिटेड है। और सोल ट्रेड में भी हमने क्या पढ़ा है, कर्ता की लाइबिलिटी। कर्ता की लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड। बाकी सारे जो मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी क्या थी, लिमिटेड। तो यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। ये लिमिटेड लाइबिलिटी ही उनको अट्रैक्ट करती है। The quality of stability in a company exercise a magnetic attraction for the experienced and efficient manager. इसके अलावा the quality of stability, आगे देखिए, मैनेजर यहाँ अच्छे से अच्छा मैनेजर, एक एक्सपीरियंस एफिशिएंट मैनेजर इसकी ओर क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ एक कैपेसिटी, यहाँ पर एक क्वालिटी है जो कि हमने बाकी बिजनेस में नहीं देखा। कौन सी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी। कंपनी की स्टेबिलिटी बनी रहती है, अस्तित्व बना रहता है, लंबे समय तक चलती है। आने मेंबर के आने जाने का, शेयर होल्डर कम हो गए, ठीक है, कोई व्यक्ति मर गया, इससे कंपनी पर प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी चलती ही रहती है। और यही चीज, ठीक है, स्टेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी लोगों को क्या करती है, कौन से लोगों को, जो एफिशिएंट मैनेजर है, मैनेजर को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। वही पार्टनरशिप में अगर कोई मैनेजर है कि उससे कहा जाए भाई वो पार्टनरशिप में मैनेजर बनना चाहता है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म है, या फिर एक कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसका अटेंशन कहाँ की ओर होगा, उसका झुकाव कहाँ की ओर होगा, वो कंपनी की ओर ही जाएगा। कंपनी की ओर क्यों जाएगा, उसे पता है कंपनी किस लंबे समय तक चलेगी। लेकिन पार्टनरशिप कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ समय बाद ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए उसका अस्तित्व। तो ये अस्तित्व, क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत छोटी छोटी लाइन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिवन है जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इन दिस वे ऑल द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप आर रिमूव। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप की जो भी सारी लिमिटेशन थी वो सारी क्या हो गई, रिमूव कर दी, किसने, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड ऑल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ मॉडर्न बिजनेस आर सेटिस्फाइड थ्रू द मीडियम ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने ही जो बढ़ती हुई डिमांड है लोगों की उसको क्या किया, सेटिस्फाई किया। क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो ये है बेटा कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये था कि कंपनी अस्तित्व में क्यों आई। फिलहाल यहाँ पर ये बताया गया कंपनी अस्तित्व में क्यों आई। कंपनी इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि हमने इससे पहले सोल ट्रेड के बारे में पढ़ा है, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है। तो सोल ट्रेड की लिमिटेशन को पार्टनरशिप में दूर किया। पार्टनरशिप की लिमिटेशन कौन दूर करेगा, पार्टनरशिप की लिमिटेशन कौन दूर करेगा, कौन अस्तित्व में आया, इसलिए कंपनी अस्तित्व में आया, जिसने बड़े लेवल पर किस बिजनेस को क्या दिया, एक नया फॉर्म दिया। बड़े लेवल पर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े लार्ज स्केल पर चलती है जो लोगों की डिमांड को भी पूरा कर पाती है। डिमांड बहुत बड़े लेवल पर क्या करती है, प्रोडक्शन भी करने की कैपेसिटी रखती है। जो मैनेजर है, अच्छे मैनेजर को एक अच्छी जॉब मिल पाए, वो अट्रैक्ट हो पाए, एक स्टेबिलिटी उसको दिखाई दे कहीं ना कहीं, वो किस में दिखाई देती है, केवल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये सारी लिमिटेशन बाकी पार्टनरशिप सोल ट्रेड इन सभी में थी। इन सभी डिफिकल्टी को दूर किया किसने, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ये अस्तित्व में आया। चलिए अब हम मीनिंग देखते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि क्यों आया, इसकी शुरुआत हुई क्यों। अब हम ये पढ़ेंगे कंपनी होती क्या है एक्चुअली रूप से, ठीक है। चलिए हम कंपनी देखते हैं और कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसका क्या एक्ट है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी, कि कंपनी का क्या मीनिंग है। A company is that form of business organization, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वह फॉर्म है which is willingly established by some person for earning profit। बेटा मेन बात
बिजनेस कंपनी है या हम डिस्कस ही बिजनेस के बारे में कर रहे हैं, तो मेन मोटिव उसका क्या है, प्रॉफिट कमाना। मेन मोटो क्या होता है उनका, प्रॉफिट कमाना। तो ये तो है ही मेन लाइन, हर एक बिजनेस में चलना है, चाहे वो सोल ट्रेड है, चाहे वो पार्टनरशिप है, ये तो कॉमन लाइन है प्रॉफिट की। क्योंकि बेटा आगे डिफरेंस भी आएगा, कुछ सिमिलैरिटीज भी पूछी जाए तो आप ये बता सकते हैं। कंपनीज दैट फॉर्म ऑफ या वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर विलिंगली स्टैब्लिश बाय सम पर्सन, जिसमें व्यक्ति पूरी इच्छा के साथ, ठीक है, पूरे कानूनी दायरे में रहते हुए एक साथ क्या करते हैं, बिजनेस को शुरू करते हैं, अर्निंग प्रॉफिट अंडर द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अंतर्गत प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से एक साथ हाथ मिलाते हैं। मैनी पर्सन जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन अ कंपनी, ठीक है, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं यहाँ पर एक साथ इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल कंपनी में। एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये भी ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट यानी जॉइंटली हैंड, ठीक है, एक साथ मिलकर, ठीक है। और स्टॉक कंपनी क्योंकि ये बेटा शेयर्स भी जारी करती है, ठीक है, उसके थ्रू मनी जो है अट्रैक्ट करती है लोगों से। और जॉइंट स्टॉक कंपनी मिलजुल कर लोग एक साथ यहाँ कार्य करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। देखिए ये वाला एक पॉइंट जो कि पीछे कहीं ना कहीं लिमिटेशन बना हुआ था, ठीक है, कि आप जो है आपने देखा पार्टनरशिप में जल्दी से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इंटरेस्ट को, ठीक है, शेयर्स को ट्रांसफर आप वहां नहीं कर सकते, इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे पार्टनरशिप में, एक मेंबर से पूछना पड़ रहा था, तब आप कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को एंटर करवा पा रहे थे अपने प्लेस पर। लेकिन यहाँ पर अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, यानी शेयर्स आपने खरीदे हैं, शेयर्स आपने खरीदे हैं, मान लीजिए 100 शेयर भी खरीदे हैं, 10 के एक थे, यानी 10,000 आपने 1,000 रुपए क्या कर दिए, दे दिए हैं, ठीक है। 10 का एक शेयर था और 100 शेयर आपने खरीद लिए हैं, 1,000 रुपए आपने क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। तो मान लीजिए अगर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, किसी और के नाम ये करना चाह रहे हैं, किसी और को बेचना चाह रहे हैं, तो ये प्रावधान है किसमें, कंपनी में, ठीक है। कैसे प्रावधान है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिलहाल इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पर कैपिटल क्या होती है, इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रांसफरेबल शेयर, ठीक है। अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आपने परचेज किए तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को सेल कर सकते हैं। विच मीन्स दैट इट शेयर कैन बी जनरली बोथ एंड सोल्ड। इसका मतलब यहाँ पे जो शेयर्स आपने खरीदे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, लायबिलिटी तो लिमिटेड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द बिजनेस ऑफ कंपनी स्टेबल, कंपनी का बिजनेस क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और बिजनेस इज रन थ्रू अ कॉमन सेल, ये ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ बेटा, बाकी सब में हमने ये नहीं पढ़ा था। देखिए स्टेबिलिटी बनी रहती है, बिजनेस इज रन थ्रू अ कॉमन सेल, ठीक है। बिजनेस कैसे चलता है, कॉमन सेल। कॉमन सेल बेटा सारे इसी के द्वारा कार्य किए जाते हैं, इसके कॉमन सील होते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं एक स्टैंप जो होती है वो होती है, सारी डीलिंग इसी के द्वारा की जाती है। जब तक ये कॉमन सील नहीं तब तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी के माध्यम से ये कंपनी की सील होती है, यानी जो भी किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन होनी है वो कंपनी के नेम से होती है और इसके सील का होना बहुत जरूरी होता है, यानी ये एक प्रकार की स्टैंप है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे। टिल नाउ इन इंडिया द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज डन अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंपनी एक्ट जो है 1956 है, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब कौन सा एक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया है, 2013, ठीक है। 1956 था इसका एक्ट जो पहले से चलता आ रहा है, 1956। फिलहाल अब जो एक्ट चल रहा है वो 2013 चल रहा है, अस्तित्व में आया। क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशन डिफिकल्टी देखी गई 1956 में, उसकी डिफिकल्टी को किसने दूर किया, 2013 एक्ट पास किया गया, जिसके अंतर्गत अब कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, 2013। इसका भी डिस्कशन हम अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए फिर एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ सिर्फ एक मीनिंग आया है कि मीनिंग क्या है, ठीक है। कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर व्यक्ति विलिंगली, विलिंग होना जरूरी है, जबरदस्ती नहीं, ये वर्ड आपको लिखना है, ये नहीं कि आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे, जहां व्यक्ति पूरे विलिंग होकर कुछ व्यक्ति अर्न करने के लिए प्रॉफिट कंपनी एक्ट के अंतर्गत क्या करते हैं, स्थापित कर एक दूसरे के साथ मिलकर
जॉइंट हैंड करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, ठीक है। इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं क्योंकि ये मिलकर तैयार की जाने वाली एक संस्था है जहां पर व्यक्ति आपस में मिलकर हैंड जॉइंट करके क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। और इसका एक्ट है 2000 वैसे 1956, और जो अमेंडमेंट हुआ यानी जो अब एक्ट लागू हो रहा है फिलहाल करंट में, कंपनी एक्ट 2013। तो आपको ये दोनों लाइनें लिखना जरूरी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं टूल किट कंपनी। कंपनी का एक और मीनिंग, द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। आप ये मीनिंग भी बेटा याद कर सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल, कंपनी का अभिप्राय, ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट, ठीक है। कंपनी वह व्यक्तियों का समूह है, इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड, जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। हुज क्रिएशन इज ड्यू टू स्पेशल पर्पस एंड द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज जनरल लिमिटेड। यहाँ मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड स्पेशल पर्पस के उद्देश्य यानी लार्ज स्केल पर चलाने के लिए संस्था को कंपनी अस्तित्व में आती है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट, बेटा ये लाइन अभी तक नहीं आई थी, अब देखिए यहाँ आ चुकी है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, इसका एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व इसके मेंबर से क्या रहता है, सेपरेट, यानी मेंबर आने जाने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड इट्स कंटिन्यू और परपेचुअल विच एज अ कॉमन सील इट इज कॉल्ड कंपनी, और इसकी एक कॉमन सील होती है, निरंतर रूप से अस्थायी रूप से चलती रहती है, इसे बोलते हैं कंपनी, ठीक है। यहाँ पर बेटा कुछ डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन वही जो मैंने अभी मीनिंग कराया था उसी के अकॉर्डिंग है। क्या बोल रहा है प्रोफेसर LH हैने, क्या बोल रहा है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बेटा आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इसकी एक कॉमन सील है और उसी के अकॉर्डिंग, इसी के नाम से, कंपनी के नाम से ही सारी डीलिंग होती है, कंपनी के नाम से सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंपनी के नेम से ही सारी फाइनेंस की एक्टिविटी होती है, इसलिए इसे बोलते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन। यानी जिसके नेम से हो गई तो हम ये कहते हैं ना वो तो एक पर्सन हो गया, इसे बोलते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन यानी एक बनाया गया पर्सन है जो फिलहाल सांस नहीं लेता, हमारी तरह चलता नहीं है, लेकिन जिसका होना ही कंपनी के अस्तित्व के लिए जरूरी हो जाता है। एक कॉमन सील है जिसके माध्यम से सारी ट्रांजैक्शन होती है और एक निरंतर रूप से ये चलती रहती है अपने एक कॉमन सील के अंतर्गत। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या बोला है, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट, ठीक है। कंपनी का अभिप्राय जिसके अंतर्गत कंपनी अस्तित्व में आते, लेकिन कब, जब वो एक्ट के अंतर्गत, ये तो 1956 के अकॉर्डिंग तो 1956 ही लिखेंगे। 1956 के अंतर्गत जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो कंपनी किस में आ जाती है, अस्तित्व में आ जाती है। तो ये है बेटा कंपनी क्या है, हमने मीनिंग पढ़ा है और मीनिंग से पहले हमने ये पढ़ा है कंपनी क्यों अस्तित्व में आई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कंपनी के फीचर क्या है, ठीक है। फीचर के अंतर्गत ही इसकी कंपनी होती क्या है, काफी क्लियर हो जाएगा। अभी हमने कंपनी क्या है ये पढ़ चुके हैं, इसी से रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे, इसके फीचर पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले फीचर, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ अबो डेफिनेशन फॉलोइंग फीचर ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बिकम। देखिए बेटा अभी हमने मीनिंग पढ़ा है, मीनिंग के आधार पर ही क्या बनते हैं, फीचर बनते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, एक मीनिंग में सबसे पहले क्या पढ़ा कि इसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बेटा ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है पर्सन का, यानी रजिस्टर्ड है, ठीक है, संस्था है पूरी रजिस्टर्ड है, एसोसिएशन है बहुत से व्यक्तियों को क्या है, एक समूह है। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड एसोसिएशन, रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी नहीं है। रजिस्टर्ड एसोसिएशन है पर्सन का अंडर द कंपनी एक्ट, नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ कंपनी, कोई एक अकेला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, वह कंपनी को नहीं बना सकता, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ 7, अब ये ध्यान दीजिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ 7, ठीक है, मिनिमम नंबर कम से कम 7 होना चाहिए। कैन फॉर्म अ पब्लिक कंपनी वाइल अ मिनिमम नंबर ऑफ 2 पर्सन कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। अब ये आता है कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी क्या है बेटा, तो कंपनी दो प्रकार की होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। तो प्राइवेट कंपनी वो होती है जो शेयर्स को जनरल पब्लिक को क्या नहीं करती, अपने शेयर्स खरीदती और बेचती नहीं है, ठीक है, जो शेयर जारी नहीं करती जनरल पब्लिक को, उसे बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। यानी मनी की जरूरत है तो जनरल पब्लिक को शेयर वो अलॉट नहीं कर रही तो उसे बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक क्यों बोल रहे हैं, अब यहाँ लिखा हुआ पब्लिक कंपनी, तो बेटा पब्लिक इसलिए बोला है क्योंकि ये पब्लिक को क्या देती है, शेयर देती है, क्या देती है, शेयर, इसको मनी की जरूरत है तो ये क्या अलॉट कर देती है, शेयर अलॉट कर देती है, किसे, जनरल, जनरल पब्लिक कौन, हम,
ठीक है, हम जैसे व्यक्ति, आम कोई भी व्यक्ति से खरीद सकता है, तो इसे बोलते हैं पब्लिक कंपनी। तो दो प्रकार की कंपनी है, एक कंपनी जो शेयर जनरल पब्लिक को दे रही है, ठीक है, उसके थ्रू मनी अरेंज कर रही है, और एक आती है प्राइवेट कंपनी जो फिलहाल जनरल पब्लिक को शेयर जारी नहीं कर रही। तो पब्लिक नेम इसलिए दिया है क्योंकि इसका रिलेशन किसके साथ हो गया, पब्लिक के साथ, जनरल पब्लिक के साथ इसका रिलेशन हो गया है, ये शेयर देगी, इसलिए पब्लिक कंपनी बोलते हैं। जब प्राइवेट लिखा है तो प्राइवेट का मतलब कि उसने शेयर जारी नहीं करे। इसके बारे में डिफरेंस भी है, वो हम डिस्कस करेंगे। हैंस अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कंपनी क्या है, एसोसिएशन है पर्सन्स का, विच हैज मोर देन वन पर्सन, इट रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल, जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति, एक ही व्यक्ति तो वो तो सोल ट्रेड ही हो जाएगा, ठीक है, एक से ज्यादा ही व्यक्ति होते हैं, और यहाँ पर बेटा लिमिटेशन दे, यहाँ एक मिनिमम संख्या दी हुई है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 7 व्यक्ति का होना जरूरी है, और मिनिमम नंबर ऑफ 2 पर्सन कैन बी फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी के लिए कितने व्यक्तियों का होना जरूरी है, 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। हैंस अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच हैज मोर देन वन पर्सन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कंपनी एसोसिएशन है पर्सन का, और रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जरूरी, इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, इसलिए इसका फर्स्ट पॉइंट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है पर्सन का, बिना रजिस्ट्रेशन कोई कंपनी का अस्तित्व नहीं है। और 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है कंपनी, एक तो पब्लिक में हुई है और दूसरा किस में डिवाइड हुई है, प्राइवेट में। प्राइवेट जो शेयर जनरल पब्लिक को नहीं देगी, पब्लिक जो शेयर यानी पूंजी उसे चाहिए, उसे मनी चाहिए, तो वो किससे वो कलेक्ट करेगी, जनरल पब्लिक से। चलिए अब इसके बाद आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है, ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसे जो कंपनी है उसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है कहते हैं। ये एक पर्सन ही है कि कंपनी के नेम से ही सारी डीलिंग होती है, ठीक है। जैसे देखिए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, जिसकी स्थापना कैसे हुई है, जो अस्तित्व में कैसे आया, एक लॉ के द्वारा पूरा रजिस्टर्ड हुआ है। कंपनी इज कोल्ड आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को क्या भी कहा जाता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, बिकॉज इट इज ओनली आ क्रिएशन ऑफ लॉ, क्योंकि इसका भाई क्रिएशन किसके द्वारा हुआ है, लॉ के द्वारा हुआ है। इट इज एन इनविजिबल इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिखता थोड़ी है ये हमारी तरह, ठीक है, हमारी तरह कोई दिखती नहीं है, इसकी कोई बॉडी नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी सारी डीलिंग एक पर्सन की तरह हो रही है। कंपनी कैन नॉट परफॉर्म फिजिकल एक्शन लाइक अदर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, जैसे अदर हम एक्शन करते हैं वैसे तो कंपनी नहीं कर सकती, हिलडुल सकती है, नहीं सकती वो, बट इट हैज ऑल लीगल राइट टू प्रोसीड अगेन एनीबडी, लेकिन इसके पास पूरा राइट होता है, कंपनी के पास पूरा राइट होता है, किसी के प्रति भी कार्रवाई कर सकती है, एसेट्स रख सकती है, मेंटेन कर सकती है, सेल कर सकती है, किसी भी एसेट्स को खरीदना बेचना अपने और कंपनी के नेम से ही शेयर जारी किए जाता है, सारा काम कंपनी के नेम से ही हो रहा है, सब डीलिंग कंपनी से ही हो रही है, कंपनी का जो नेम है उसी से हो रही है, इसलिए हम कहेंगे वो तो एक पर्सन है, यानी किसी व्यक्ति के नेम से सारी डीलिंग होती है तो हम कहते हैं वो एक व्यक्ति ही है, ठीक है। हमारे नेम से कोई डीलिंग हो रही है तो हमारे कोई नेम है, यानी हम एक व्यक्ति है एक तरीके के। यहाँ पर कंपनी के नेम से ही, कंपनी की आइडेंटिटी से ही सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इसलिए क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है। और इसी के नेम से कैन राइट बिल ऑफ एक्सचेंज, बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, यानी मान लीजिए किसी प्रकार की कोई एसेट्स है, ठीक है, कोई व्यक्ति मान लीजिए ए है, ए बिजनेस है, ठीक है, संस्था है, वो क्या कर रही है, बी को क्या कर रही है, वस्तु को बेच रही है, ठीक है, लेकिन बी ने कैसे लिया है, उधार लिया, वस्तु कैसे ली है, उधार ली है, तो ए क्या करेगा, ठीक है, ए पर्सन है मान लीजिए और ये बी पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन को क्या दी है, अपनी वस्तु दी है उधार, बी ने उधार लिया है, तो ए क्या करेगा, बिल क्या करेगा, लिखेगा किसके प्रति, बी के प्रति, ठीक है, कि ठीक है कुछ समय बाद जैसे भी होगा कि आप मुझे ये मनी दे देना, इसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, क्योंकि ये बिल लिखेगा और ये किसको दे देगा, बी को दे देगा, इसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। मेन ये उधार के लिए जो है यूज किया जाता है क्रेडिट टर्म, तो इसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि बेटा उधार तो चलता ही है संस्था में, तो सभी प्रकार के जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी किसके थ्रू होते हैं, कंपनी के थ्रू ही होते हैं, इसलिए एक लीगल पर्सन कहते हैं हम, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो हमारी तरह ठीक है, सांस नहीं ले सकता, चल नहीं सकता, लेकिन चलती इसी की ही है, कंपनी की ही चलती है, इसके कॉमन सील है जिसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। आगे देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, चलिए ये और रह गया, टूल किट वाला पढ़ा देते हैं। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन,
कंपनी ये कोई सिटीजन नहीं है, वो तो हमें पता है, हम जैसे व्यक्ति थोड़ी है वो। ऑल्दो कंपनी इज लीगली क्रिएटेड, हालांकि ये एक लीगली क्रिएटेड पर्सन है, ठीक है, जो कि फिलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, इसको क्रिएट किया है। बट ये एक सिटीजन नहीं है, एक हमारी तरह सिटीजन नहीं है, हमारी तरह व्यक्ति नहीं है, और इसके पास हमारे जैसे एक फंडामेंटल राइट भी नहीं है। हमारा फंडामेंटल राइट जैसे हमारे जो अधिकार जो व्यक्तियों के है, राइट टू चूज, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, राइट टू सेफ्टी, ये सारे अधिकार आपने 10th में पढ़े होंगे। उससे रिलेटेड ऐसा कोई फंडामेंटल राइट इसके पास नहीं है जो हम एक ह्यूमन बींग को मिला हुआ है, ठीक है। राइट टू सेफ्टी है, राइट टू सीक रिड्रेसल है, राइट टू हर्ड है, ये सारे जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे हैं। वो अधिकार इसको नहीं मिलते जो एक सिटीजन को मिले हुए हैं। एज अ सिटीजन के रूप में इसकी आइडेंटिटी नहीं है, तो फंडामेंटल राइट इसके नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, ये भी हमने मीनिंग में पढ़ा था बेटा। मीनिंग में हमने पढ़ा कि ये बहुत से व्यक्तियों का एक समूह है जो फिलहाल रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसलिए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। सारी डीलिंग कंपनी के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसकी एंटिटी कैसी है, सेपरेट है अपने पर्सन से। The existence of company is separated and free from its member, ठीक है, जो कंपनी का अस्तित्व है सेपरेट और फ्री होता है मेंबर से। कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, कंपनी अपने नेम से प्रॉपर्टी रख सकती है, कोई भी एग्रीमेंट कर सकती है, किसी के ऊपर क्या कर सकती है, केस कर सकती है, कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है, कंपनी के ऊपर केस करता है, ठीक है, केस कर सकते हैं। ऑल दी लाइबिलिटी एंड एसेट्स बिलोंग टू कंपनी, सारी लाइबिलिटी और जो एसेट्स होती है वो कंपनी की ही होती है, ठीक है, नोट दी होना कोई शेयर होल्डर्स की नहीं, वो कंपनी के नेम से ही होती है। लाइक दी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की तरह, मेंबर ऑफ कंपनी आर नॉट बाउंड बाय द एक्शन ऑफ कंपनी एंड द कंपनी इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ मेंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जैसे द नंबर मेंबर ऑफ कंपनी आर नॉट बाउंड बाय द एक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी ने क्या किया वो मेंबर उसके प्रति बाउंड नहीं होते, ऐसे ही कंपनी भी बाउंड नहीं होती जो भी मेंबर ने एक्शन लिया, क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है तो कंपनी का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मींस कंपनी के अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी, इसलिए कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी है कि एक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पास आता, मान लीजिए कोई बैंकरप्सी हो गया तो भी कंपनी का अस्तित्व चलता ही रहेगा, किसी व्यक्ति के पागलपन होने से भी इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसके बाद आता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी अस्थायी अस्तित्व है, लंबे समय तक चलती ही रहेगी। द लाइफ ऑफ कंपनीज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल होती है अगर अदर बिजनेस हम देखें तो, बिकॉज कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, नो क्वेश्चन ऑफ इट्स नेचुरल डेथ, ठीक है, इसकी कोई नेचुरल डेथ तो होती नहीं है, इसलिए एक आर्टिफिशियल क्या है, पर्सन है। एट द सेम टाइम इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और बैंकरप्ट ऑफ सम शेयर होल्डर और डायरेक्टर, किसी के मरने जीने का, किसी के बैंकरप्ट होने का, ये सब बता चुकी हो बेटा बैंकरप्ट क्या है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता कंपनी पर, इसलिए इसको बोलते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो चलती ही रह रही है, मरती ही नहीं है। इट इज लीगल पर्सन, ये एक लीगल पर्सन है, इट कैन गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ओनली थ्रू द लीगल प्रोसेस। Somebody has rightly said about the existence of company, किसी ने सही ही कहा, इसका अस्तित्व चलता ही रहता है, मेंबर में कम चाहे आए या जाए, कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, कंपनी हमेशा चलती ही रहती है। क्यों चलती है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण, किसके कारण, सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण। इसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, जो कि कहीं ना कहीं लिमिटेशन बना हुआ था पार्टनरशिप में भी। The liability of shareholder in company is generally limited to the value of their share, जो शेयर होल्डर है यानी जिसने पैसा दिया हुआ है, शेयर्स खरीदे हुए कंपनी के, जनरली लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ देयर शेयर, ठीक है, तो वो लिमिटेड ही होता है, उसकी लायबिलिटी जितने शेयर्स की वैल्यू है वहीं तक ही लिमिटेड है। द वर्ड जनरली हियर मींस द कंपनी कैन बी ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी थ्रू अ गारंटी, बट इट्स यूज इज आल्सो नेग्लिजिबल। देखिए द वर्ड जनरली, यहाँ पर जनरली का अभिप्राय देखिए, यहाँ एक जनरली वर्ड यूज किया है, जनरली लिमिटेड ही है इसकी लायबिलिटी, क्योंकि किसी की अनलिमिटेड है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सबकी लायबिलिटी लिमिटेड ही मानी जाती है। जैसे कैसे देखें, बिकॉज ऑफ ह्यूज लायबिलिटी और ह्यूज लोग, मान लीजिए काफी लॉस हो गया है, इट कैन ओनली डिमांड ऑफ बैलेंस ऑफ कॉल अमाउंट। देखें यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है, यहाँ पर लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड ही होती है, ठीक है, ऐसा क्यों,
क्योंकि मान लीजिए भारी लॉस भी हो गया तो इट कैन ओनली डीम द बैलेंस ऑफ कॉल अमाउंट ऑन द शेयर फ्रॉम इट्स मेंबर। देखिए अब ये क्या है, फ्रॉम इट्स मेंबर। अगर बाय चांस लॉस हो गया तो केवल डिमांड की जा सकती है बैलेंस ऑफ कॉल अमाउंट ऑन शेयर फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर है, मेंबर बन गए जिसने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, शेयर्स खरीदे हैं, मान लीजिए 100 शेयर्स खरीदे थे और 10 का एक था, 10,000 रुपए उसे देने थे, ठीक है, लेकिन फिलहाल कंपनी ने अभी उसे 10,000 रुपए नहीं लिए। कंपनी उसे क्या कर रही है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इस हिसाब से मंगा रही है, वो सभी भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब इसे छोटे टॉपिक के रूप में मैं बताऊंगी कि मान लीजिए 10,000 रुपए से मान लीजिए 1,000 रुपए इसे देने थे, ठीक है, यहाँ मैं क्लियर लिख देती हूँ। मान लीजिए 1,000 रुपए इस व्यक्ति को देने हैं क्योंकि 100 शेयर खरीदना चाह रहा है, लेकिन कंपनी ने अभी फिलहाल इससे कितने ही लिए हैं, मान लीजिए 700 ही लिए हैं। कितने लिए हैं, 700, 7 के हिसाब से ही लिए हैं, ठीक है, 10 के हिसाब से ना लेकर 7 के हिसाब से लिए। और ये कहा है जो 3 रुपए के हिसाब से जो बचे हैं ना 300 रुपए, वो बाद में लेंगे। वो कब लेंगे, बाद में लेंगे, मान लीजिए जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, अभी नहीं ले रहे। 100 शेयर तो दे दिए उसको, 100 शेयर उसको दे ही दिया, लेकिन ये कहा है फिलहाल 7 के हिसाब से अभी हम दे रहे हैं, आप 700 रुपए दे दीजिए। और बचे 3 के हिसाब से जो 300 रुपए है अभी, क्योंकि वैल्यू तो 10 रुपए है, जो 300 रुपए है वो हम क्या करेंगे, जरूरत के समय मंगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जरूरत के समय मंगाएंगे। तो मान लीजिए लॉस हो जाता है तो किसी व्यक्ति ने 700 तो दिए हुए थे, अब 300 रह रहे थे उसके, तो ये 300 रुपए ही मंगाए जा सकते हैं। इसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। कि केवल डिमांड की जा सकती है कॉल अमाउंट लायबिलिटी रेस्ट ऑन दी कंपनी इटसेल्फ, ठीक है, जितना भी कॉल जो रह गई है वही मंगाई जा सकती है। बिकॉज ऑफ लीगल स्टेटस एंड एग्जिस्टेंस के कारण दी लायबिलिटी रेस्ट ऑफ कंपनी इटसेल्फ, इससे सारी लायबिलिटी कंपनी की रहती है, वही पेमेंट करती है। नॉट ऑन मेंबर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, ना कि मेंबर के ऊपर ट्रांसफर करेगी इनको, ठीक है, किसी भी प्रकार के लॉसेस को। आगे देखें कॉमन सील। कंपनी बिंगा एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, कैन नॉट पुट ये सिग्नेचर नहीं करती, लेकिन कंपनी एक्ट के अंतर्गत राइट टू यूज इसको, इसके कॉमन सील वही की स्टैंप होती है, वही इसका साइन हो गया। कॉमन सील जो है स्पेशल कॉमन सील होता है जिस पर क्या होता है, बेरिंग द नेम ऑफ कंपनी का नेम होता है, रिमेन इन पोसेशन ऑफ इट्स सेक्रेटरी के पास होता है। इज एसेंशियल टू हैव कॉमन सील अलोंग विद सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एज विटनेस टू गिव एनी डॉक्यूमेंट एट लीगल शेप। किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल शेप देने के लिए इस कॉमन सील का होना जरूरी है। इसी के साथ 2 डायरेक्टर विटनेस के इस पर क्या होते हैं, साइन होते हैं। जब तक ये सील ही नहीं है, जैसे बैंक की कॉमन सील ही नहीं है, तो फायदा ही नहीं है कि आपने किसी प्रकार की डीलिंग करी। जब तक वो सील नहीं है तो ये भी शो नहीं होगा कि आपने क्या करके आए हो, अभी डिपॉजिट करा के आए हो, तो वो सील का होना जरूरी है, इसे बोलते हैं कॉमन सील। आगे देखें, इसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। बेटा शेयर को क्या किया जा सकता है, यहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई शेयर्स खरीदे हैं तो बिना किसी डिफिकल्टी के, वो बिना किसी अप्रूवल के ही, बिना किसी के पूछे वो दूसरे व्यक्ति को वो ट्रांसफर कर सकता है। ये प्रावधान है जो पार्टनरशिप में नहीं था। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या है, दोनों अलग है। सिंस द नंबर ऑफ ओनर शेयर होल्डर इज कंपनी बिजनेस इज लार्ज, हालांकि शेयर होल्डर जो जिसे कहा जाता है ओनर, वो बहुत लार्ज होते हैं और स्प्रेड टू डिस्टेंस पे, दूर दूर स्थानों पर बसे होते हैं। कैन नॉट इंटरफेयर, और तो वो डे टू डे एक्टिविटी में हालांकि खास इंटरफेयर नहीं करते हैं। इन ऑर्डर टू रन द अफेयर ऑफ कंपनी दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु आर कॉल्ड डायरेक्टर, इसलिए कंपनी को चलाने के लिए कुछ इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नोन एज मैनेजिंग बॉडी, जिसे हम बोलते हैं मैनेजिंग बॉडी, क्योंकि वो मैनेज कर रहा है, वो पूरे मैनेज करता है कंपनी को। द मैनेजिंग यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द ओनरशिप यानी शेयर होल्डर, दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग। तो सेपरेट होते हैं या ओनरशिप और मैनेजमेंट, यानी ओनरशिप तो वो हो गए जिसने शेयर खरीदे हैं, और मैनेजमेंट वो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट कर दी ताकि वो मैनेजमेंट को संभालेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है रिस्क बेयरिंग। इन दी सोल ट्रेड में अगर देखें, सारे रिस्क हैव टू बोर्न बाय सिंगल इंडिविजुअल, एक व्यक्ति ही संभालता था, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में देखें फ्यू व्यक्ति फेस करते थे, लेकिन इन केस ऑफ कंपनी में रिस्क एंड डिवाइडेड न्यूमरियस शेयर होल्डर में बट जाएगा, ठीक है। नो बड़ी फील, कोई बर्डन फील नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर है, सब में बट जाएगा क्या, लॉस। That is why company doesn't hesitate to undertake more risk venture। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिस्क का कोई खास ये मोर रिस्की वेंचर नहीं है। अगर इस पॉइंट से देखें, वेयर देयर इज मोर रिस्क द अपॉर्चुनिटी
फॉर मोर प्रॉफिट, अगर यहाँ रिस्क भी उठा रहे हो तो प्रॉफिट भी होगा। ये प्रॉफिट कैसे बेटा, ये शेयर्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी कल की शेयर्स क्या होते हैं, जिसमें इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। तो इक्विटी शेयर है तो वो रिस्क भी उठा रहे हैं, रिस्क के साथ उनको क्या भी मिलता है, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर ये अब भी कर देती तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक भी कंप्लीट नहीं हो पाती। देयरफॉर कंपनी हैज कैपेबिलिटी टू अंडरटेक मोर रिस्की वेंचर एंड रिजल्ट प्रॉफिट गोज टू दी सोसाइटी। इस प्रकार कंपनी हैज कैपिटल टेक, कंपनी जो है काफी रिस्क भी उठाती है और इसके प्रॉफिट भी होता है। जितना रिस्क उठाती है प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट शेयर होल्डर को होता है। ठीक है, शेयर्स में भी टाइप होते हैं, कौन से शेयर उसने खरीदे हैं। इसलिए फिलहाल रिस्क बेयरिंग में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिस्क बेयरिंग में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सोल ट्रेड में एक व्यक्ति ही बॉन्ड करता था सारे रिस्क को, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो रिस्क क्या है, न्यूमरस पर्सन में बट जाता है। तो ये है रिस्क बेयरिंग। ये थे बेटा इसके सारे करेक्टरिस्टिक, आई होप समझ आए होंगे। एक मिनट।